नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम नैरोबी में हुई WTO गैट्स एग्रीमेंट पे चर्चा करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे बीच दिनेश अब्रोल जी मौजूद हैं। हेलो दिनेश, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। जो भारत की वाणिज्य मंत्री हैं वो कह रही हैं कि भारत इसमें कई सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए आगे बढ़ गया है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर भारत के हिस्से में क्या आया है इस समय? वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो वक्तव्य पार्लियामेंट में भी दिया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो रिपोर्ट उसके बारे में जो छपी है समाचार पत्रों में, मैंने उसको जांचा है और उसको परखा है। तो उन्होंने जो क्लेम्स किए हैं वो ये हैं कि नंबर एक कि उन्होंने स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, एक ऐसा एग्रीमेंट उसके ऊपर यूएस और ईयू से अब सहमति करवा ली है कि वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एग्रीमेंट जो कि भारत को एक अधिकार देता है कि यदि आयात बहुत बढ़ता है उन खाद्य पदार्थों का या कृषि के साथ जो उत्पाद हैं उनका, तो उसके ऊपर वो शुल्क बढ़ा पाएंगे ताकि वो आयात जो है इतना ना बढ़े कि हमारे किसानों को नुकसान करे। ये एग्रीमेंट जो है हांगकांग मिनिस्ट्रियल 2005 में हमने उसकी सहमति हो गई थी। बल्कि ये हुआ है कि 5 से लेके आज 14-15 हो गए, 10 साल तक वो उन्होंने उसके ऊपर कोई बात नहीं की है। और आज भी वही हालत है कि यदि आप डिक्लेरेशन देखें तो उसमें भी इनफाइनाइट पोस्टपोनमेंट है। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के बारे में कोई जो है आगे कोई उपलब्धि नहीं हुई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट कंपटीशन जो कि निर्यात करते हैं ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन काफ़ी खाद्य पदार्थों का, और वहाँ पे बहुत सब्सिडी देते हैं अपने, हालांकि उनके यहाँ किसान बहुत कम है। यूरोप में 10% हैं और अमेरिका में 4% ही लोग अमेरिका के जो है खेती करते हैं, और इतने कम होते जाके हमारे यहाँ पे 70% लोग खेती करते हैं। तो तब भी वो जो है उन एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत निर्यात करते हैं, तो निर्यात के लिए वो सब्सिडी देते थे। तो लेकिन उसमें भी सच्चाई यदि आप देखें तो उन्होंने जो एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट दिया जाता है या फूड एड के लिए जो सपोर्ट है उसको उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया है, उसमें वो सब्सिडी कंटिन्यू करेंगे। नहीं, एक और भी ये चीज़ लगातार कह रहे हैं कि एक पीस क्लॉज पे जो समझौता था वो हम करने में कामयाब हुए हैं। तो क्या उसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालिए कि ये पीस क्लॉज है क्या? नहीं जी, जैसे कि मैंने बताया कि पब्लिक फूड स्टॉक सब्सिडी जो है उसके बारे में 2013 बाली के जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले नैरोबी से पहले 2013 में, वो उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ था समझौता कि भाई अपन इसके ऊपर 4 साल तक आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट में नहीं लेके जाएंगे, एक मॉरिटेरियम था। इन्होंने अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने और मोदी की सरकार ने बल्कि क्लेम किया कि अपन जो है अब एक परमानेंट सोल्यूशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन एक कंप्लीट मॉरिटोरियम है कि टिल जो परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा तब तक कोई हमें डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं करेगा। वो 4 साल से ज़्यादा बड़ी उपलब्धि थी, उनने गिनाई थी। लेकिन यदि आप देखें कि उन्होंने ये भी कहा था कि अपन अब नैरोबी में हमें जो है ये इसका परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा, तो अब तो परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं मिला। लेकिन उसमें जो और डैमेज हुआ उस प्रोसेस में, क्योंकि ये बाइलैटरल डील के द्वारा किया गया यूएस के साथ, तो जो G33 की जो हमारी एक कोलिशन बनी थी उस कोलिशन को भी आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने जो एग्रीमेंट जो हुआ उसमें यूएस ने कहा कि ये तो अब जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के लिए होगा, एग्जिस्टिंग क्रॉप्स के लिए होगा। यदि वो देश यदि उस सब्सिडी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस प्रोग्राम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनका क्या इंटरेस्ट होगा, उनका क्या हित होगा कि वो हमारे साथ जुड़े। तो उनकी तो हमारी जो एकता थी जो दक्षिण के देशों की, साउथ के देशों की थी, वो यूनिटी बढ़ने की बजाय टूटनी शुरू हो गई। उसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया अपने आप को अलग कर लिए। तो इस तरह से यदि अपन आंकें कि ये जो यूएस के साथ जाना ये बहुत कॉस्टली सिद्ध हो रहा है हमें, क्योंकि यदि आप यूएस और ईयू तो जो है आपसे बात करने को नहीं तैयार करे। वो तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर कह रहे हैं कि जो है जो उसके इश्यूज हैं वो अब जो पुराने इरा के थे वो तो इस इरा में जो है उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 2001 से 2015 14 साल गुजर गए, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन हम कह रहे हैं कि इरा बदल गया। और इस इरा के दौरान वो कह रहे हैं कि अब तो जो है हम दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का कोई मतलब नहीं है, आप अमर्जिंग इकोनॉमीज हो गए हैं, आपको तो जो है बहुत ताकत है आपकी वगैरह। वो हमें विकासशील देशों से अलग कर रहे हैं ये विकसित देश। और विकासशील देशों से अलग करने का तरीका तो ठीक है उनका है, लेकिन हम आप ही अपने आप को अलग कर लें, ये जो नीति है ये तो बहुत कॉस्टली है, ये तो बहुत हमें डैमेज करने वाली है, बहुत ही नुकसान होगा। दिनेश, अगर हम 2005 में जो समझौता हुआ उस पर चर्चा करें, यूपीए की सरकार थी उस समय, और लगातार ये अभी जब ये 4 साल की बात आप कर रहे हैं तो उस समय भी यूपीए की सरकार ने ही समझौता किया। अब मोदी सरकार आई है, वो बहुत तेज़ी से
इस गति में उसने आगे कदम बढ़ाए हैं। तो ये दोनों समझौते के बीच और दोनों सरकारों के बीच क्या फ़र्क है मुख्यतः अगर हम देखें तो देश में जो फाइनली पार्लियामेंट में जो एक सोच विचार बना, ठीक है कि भाई मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम, हालांकि ये बहुत अभी भी फेयर नहीं है, इक्विटेबल नहीं है, लेकिन तब भी जो है उसमें फंक्शन करने की ज़रूरत है और उसमें जो भी करेक्शन चाहिए, उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए हमने 2001 में फिर जुटाया ताकत, और उसमें उस समय एनडीए गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और ये देश की समझ थी। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट को मानना पड़ा कि भाई ऐसा एग्रीमेंट जो है सारे दुनिया के देश जो विकासशील देश थे उनके साथ जाना पड़ा हमें उस समय, और सही गए अपने। लेकिन उसको यूपीए गवर्नमेंट जो है 2001 के एजेंडा को उन्होंने 2005 में भी फॉलो किया हांगकांग मिनिस्ट्रियल में। हालांकि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं अपनी विचार रखूंगा कि जिसके ऊपर यूपीए गवर्नमेंट ने वो सही रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन जहां तक दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में कृषि का मामले थे, जितने भी ये स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है, जहाँ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, ये और सब्सिडीज का मामला, ये तीनों मामले यूपीए सरकार ने वहाँ पे उठाए थे कम से कम, और उसके ऊपर एग्रीमेंट करवाया था। तो इस तरह से तो कहना चाहिए कि यूपीए गवर्नमेंट ने कम से कम, उनकी ये तो उपलब्धि थी कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म और स्पेशल प्रोडक्ट्स और ये जो सब्सिडियाँ कम करने के बारे में अभी भी समझौता वो चाहते हैं, और उस समझौते के लिए एग्रीमेंट की जो मुद्दे थे वो सामने उन्होंने लेके आए और उसके ऊपर कहा कि वर्क प्रोग्राम बनना चाहिए और एक सहमति बनने की रास्ता खोला उन्होंने। लेकिन उसके बाद यदि जो विकसित देश थे वो बात नहीं करना चाहते थे। 2001 से 2005 तक थोड़ी बात हुई थी, लेकिन 2005 के बाद, जैसे 2008 के बाद, क्योंकि जो आर्थिक संकट आया दुनिया में, विश्व में जो आया, उसके कारण उन्होंने अपनी जो उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूएस और ईयू में, अमेरिका में, और उसमें उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि और विकसित देशों के नीति ये रही है कि विकासशील देशों को जितना पीट लो, मार लो, उनसे जो है करवाओ, और उनको कहो कि तुम अपने बाजार खोल दो, हम अपने बाजार नहीं खोलेंगे, हम सब्सिडी देते रहेंगे। ये उनकी नीति 2008 के बाद और भी ताकतवर हो गई। उन्होंने कहा कि भाई अब तो जो है हमारा संकट है, अब तो कह रहे हैं कि भाई आप इमर्जिंग इकोनॉमी है और हम जो हैं संकट में हैं, तो हमारे से आप ये अब क्यों मांग रहे हो कि हमें भी अपनी एंटिटीज़ को, हमारी एंटरप्राइजेस को, फार्मर्स को वगैरह वगैरह वगैरह, उनको सबको सपोर्ट करना है। तो यदि आप उस तरीके से, उन्होंने अभी कहना शुरू कर दिया कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा तो मृतक है, वो तो डेड है, और WTO कोमा में है, वो तो अब होश में नहीं है। तो अभी जो है इनके ऊपर यदि आप उन्होंने तो बाहर एग्रीमेंट करने शुरू कर दिए। ठीक है, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से पर्यावरण सम्मेलन में भी हुआ है कि लगातार जो ये विकसित देश हैं वो कह रहे हैं कि अब हम अपना कार्बन एमिशन हम करेंगे, अब डेवलपिंग नेशन जो हैं वो आप अपना खुद देखिए, आप हमारे हिसाब से चलिए। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये जो नैरोबी में भी जो समिट हुआ है वो केवल विकसित देशों के ही हक में हुआ है, और विकासशील देश जैसे भारत हो गए, ये G33 के जो जितने देश हैं उनके हक में कुछ भी नहीं आया है? बल्कि G90 के हक में कुछ नहीं आया है। ये तो मेजर वंस थे, अफ्रीका और एशिया के जो G33 में आते थे, लेकिन ये तो जो नुकसान हो रहा है ये तो सारे विकासशील देशों को यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ तो वहाँ तो हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिस्कशन हो रही थी पेरिस में। यहाँ तो ये एक कि भाई वो फाइनेंस की बात हो रही थी। यहाँ तो क्या है कि आपके डोमेस्टिक जो आपका घरेलू नीतियाँ हैं उसके ऊपर आघात है। आपके पास जो पॉलिसी स्पेस है, जो जगह है जिसमें कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अपनी नीतियाँ बनाना चाहें, उसके ऊपर अंकुश लग रहा है। ये इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि ये गैट जो थी वो ट्रेड के ऊपर नहीं अब सिर्फ सीमित है, वो जो है घर के अंदर आ गई है। वो जो है ऊंट घुस चुका है टेंट में, अब जो है वो आपको निकाल रहा है। वो कह रहा है कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर राज किया था, इसी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अब आप, विक्टोरिया तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो है आपकी सरकार हो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे खुली छूट थी, आप उसी तरह से हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली छूट दे। इस एग्रीमेंट का
पेरिस से भी बहुत ज़्यादा कहीं अलग सा जो स्वरूप है वो छोटा मोटा नहीं है। ये तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला कलोनियलिज्म दोबारा आने का, उपनिवेशवाद को दोबारा स्थापित वर्चुअली करने का एक तरीका, एक रास्ता खोल लिया उन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो लगातार आंदोलन, दिल्ली में भी ऑक्यूपाई यूजीसी नाम का एक आंदोलन चल रहा है, WTO गैट्स में जो शिक्षा पे चर्चा होने वाली थी उसके विरोध में भी। तो दिनेश, आगे का रास्ता क्या है अगर हम देखें? क्या दोहा में जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा था वो वाकई मृतक हो गया है, या उस पर अभी कुछ और चर्चा की जा सकती है? उसमें पुनर्जीवन के कुछ गुंजाइश उसमें बची हुई है? देखिए, लीगली कानूनी तौर पे तो मुश्किल तो कर दी है पैदा, कि जिस तरह से पैरा 30 और 31 और दूसरे पैरा जो हैं यदि उनका परखा जाए तो उनमें ये तो उन्होंने अपने लिए रास्ता खोल लिया है और आपके दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इश्यूज़ को दोहा इश्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया। और उन दोहा इश्यूज़ के ऊपर वो भी कह रहे हैं कि भाई जो बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन कुछ और नहीं चाहते, तो कंसेंसस नहीं है। तो कंसेंसस नहीं है तो इसका मतलब वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सवाल है कि जिस चीज़ पे हमने कंसेंसस नहीं बनने देना था उसके ऊपर हमने कंसेंसस बनने दिया, जिसके ऊपर वो नहीं बनने देना चाहते उसके ऊपर वो कह रहे हैं आप कंसेंसस नहीं है। तो ये जो स्थिति जो है इसमें अब यदि आप राजनीतिक तौर के ऊपर इकट्ठा नहीं करते विकासशील देशों को तो मुश्किल है, तब तो नहीं हो पाएगा। कानूनी जगह होते हुए भी आप उस जगह को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, स्पेस को नहीं एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। 86 सन में जब उरुग्वे राउंड के बारे में बात हुई तो हमने कहा सर्विसेज को अपन चर्चा करने को तैयार नहीं है, अपन गुड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन कर, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, सिर्फ काउंटरफीट गुड्स के ऊपर बात कर सकते हैं अपन। हो क्या रहा है कि जीबीसी में ट्रेड का जो नया स्ट्रक्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग को जो पूरा सपोर्ट करता है, उसके लिए सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज में उसका रोल है, चाहे फाइनेंस का रोल हो, चाहे उसमें कंपटीशन, ये नए इशू जितने भी जुड़े हुए हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड है, बहुत सारे मामले जो सर्विसेज के साथ जुड़ते हैं उनको मिलके जो है वो हमारे ऊपर जकड़ बनाना चाहते हैं। और ये जो जकड़ जो है शिक्षा की, तो जकड़ ऐसी हो सकती है क्योंकि यदि उस पर स्पेसिफिकली कहें, क्योंकि शिक्षा जो है वो कोई व्यापार की वस्तु नहीं है। शिक्षा जो है देश निर्माण की, एक हमारी पीढ़ियों के निर्माण की एक उसका औजार है। उस औजार को यदि आप उनको बेचेंगे और यदि आप पिछले अनुभव को देखें, जो हमने 2000 सन में मेरा ख्याल है एजुकेशन को ऑटोमेटिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट पे डाला था, 100% रूट पे, मतलब आज भी। हाँ, और 2008 की और 2009 की मेरा ख्याल है, मैं ये स्टडी कोट कर रहा हूँ, जिसमें कोई 140 से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस आई हैं यहाँ पे, वो ज़्यादातर आई हैं होटल मैनेजमेंट में, केटरिंग में। उसमें यदि कोई देखे तो उसमें कोई हमारी कैपेबिलिटी बढ़ने का, जो चाहे साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और इंजीनियरिंग के जो लीडिंग एरियाज़ है उसमें कोई फ़ायदा उसमें नहीं दिखता है हमें। तो जो आते हैं उसमें भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में वो एलिजिबिलिटी कंडीशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, कोर्स की टर्म को कम कर रहे हैं, तो जो है वो पुअर क्वालिटी एजुकेशन को ही देंगे। तो हमें कोई बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि जो देश निर्माण का जो रास्ता आज जो देश, जो IITs और जो हमारा टैलेंट सारी दुनिया में अभी भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो हमने एक अलग तरीके से, अलग रास्ते से हमने निर्माण किया है। और ये कंपनियां और ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों इंटरेस्टेड होंगी? यदि साउथ ईस्ट एशिया का भी एक्सपीरियंस देखा जाए, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के आप प्रोफेसर इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि ये शिक्षा नहीं है, ये तो डिप्लोमा मिल्स है। तो यदि डिप्लोमा मिल खोलनी है और जाके, लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है वो तो स्किल इंडिया, वो तो कहती है कि अपन डिप्लोमा पैदा करेंगे और नर्सेज को एक्सपोर्ट करेंगे और डिप्लोमा वालों को बाहर भेजेंगे। तो ये उनकी सोच है और इसके लिए तो ये 2005 से UPA ने जो किया था उससे भी ये आगे जाने को तैयार है। शुक्रिया दिनेश, आपने इस पर चर्चा की और लगातार जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ता रहेगा हम आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।